हाउ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इज डिफरेंट फ्रॉम अ डिटेक्टिव। मैं उसकी प्रॉब्लम को खुद की प्रॉब्लम के साथ रिलेट कर सकता हूँ, लेकिन एक पुलिस वाला नहीं करता है। कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा केसेस इस फील्ड से आ रहे हैं? हमारे पास जो सबसे ज़्यादा चंक है केसेस का वो पोस्ट मैट्रिमोनियल का होता है, और सेकंड नंबर पे हमारे पास प्री मैट्रिमोनियल के होते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मुझे लगता है आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। क्या ये सिर्फ शहर में होने वाली चीज़ें हैं या क्या आपने कोई ऐसा केस देखा हो कि ये गांव में भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं? सब जगह होता है और ये सदियों से चला आ रहा है। ठीक है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि किसी को मौका मिलता है, किसी को मौका नहीं मिलता। आपके हिसाब से फिजिकल या इमोशनल ज़्यादा केसेस किस पे दिखे हैं? अभी तो मार्केट बहुत ओपन हो गई है, आपको इतने डेटिंग ऐप मिल जाते हैं कि आप किसी भी तरीके का पार्टनर ढूंढ सकते हो अपने लिए। क्या कोई ऐसा तरीका है जो ऐसी चीज़ों से बचा जाए, या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो हमारे यूथ यंगस्टर जो अभी देख रहे हों इन चीज़ों में पड़े ही ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी का सवाल है। जब एक लड़का एक कॉल गर्ल के पास सेक्स करने जाता है तो उसकी सहमति तो होती है, कंसेंट तो होती है, लेकिन उसकी इच्छा नहीं होती है। ठीक है, तो एक किस्म का मेरी नज़र में वो भी रेप। वेलकम टू द चेंज मेकर शो। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। आज का शो मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा यूनिक होने वाला है, बिकॉज़ हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो बचपन से मैं भी सुनता आ रहा था। आज शायद डिटेल में उसे समझने का मुझे मौका मिल पाएगा, और इस चीज़ को एक करियर के हिसाब से भी लेना, आई गेस बहुत कम लोग हैं जिन्हें इसके बारे में शायद पता है। तो विल टॉक इन डिटेल, और उन सारी कन्वर्सेशन से पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका अपने शो पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और जब मुझे इनविटेशन मिला और मुझे आपका पर्पस बताया गया जी। आपके एनजीओ का जी। और द चेंज मेकर शो का, तो वो कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा नहीं, हम करेंगे इसको और अच्छे से करेंगे, और जितना हम नॉलेज शेयर कर पाए अपनी ऑडियंस के साथ, बिल्कुल। तो अपनी नॉलेज शेयर करने की कोशिश करेंगे मैक्सिमम। थैंक यू सो मच सर। जी। डिटेक्टिव गुरु हैं आप, और आपकी कंपनी का नाम डिटेक्टिव गुरु है। मैं शुरुआत इस चीज़ से करना चाहूँगा। डिटेक्टिव, बचपन से कई ऐसे एपिसोड्स हमने देखे, कई मूवीज़ हमने ऐसी देखी जिसमें हम डिटेक्टिव का मतलब ये समझते हैं कि कोई एक ऐसा पर्सन जो किन्हीं चीज़ के बारे में एक खोज या उन चीज़ों को सीक्रेट को रिवील करने वाले हैं। बट एक कंपनी भी इस चीज़ के ऊपर हो सकती है, और मल्टीपल पीपल आर वर्किंग ऑन द सेम एजेंडा। ये शायद आपके बारे में जब मुझे पता चला तो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी, और तब जाके मुझे ये पता चल पाया कि ये एक बहुत बड़ा एक स्कोप भी है इन टर्म्स ऑफ करियर। जी। मैं शो की शुरुआत एक नॉर्मल से आपसे, जो आपने पुराने टाइम जब से आपने शुरुआत की वहाँ से करना चाहूँगा। जो थोड़ी बहुत पढ़ाई करी मैं उसके बेस पे आपसे बात करना चाहूँगा। एज पर माई रिपोर्ट, 1999 आई गेस 1999 में आपने इस कंपनी की शुरुआत की थी। जी। और 1995 में आप दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। जी। 5 साल आपने एज अ डिटेक्टिव काम किया, एज अ फील्ड एजेंट। फील्ड एजेंट यस। आपने काम किया। 1999 में आपने अपनी कंपनी की शुरुआत कर दी यस। थी। यस। तो एक ऐसे दौर की बात हो रही है जिस टाइम पे आज तो करियर के ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं, जी। जी। विद चेंजिंग इन द टेक्नोलॉजी एंड इवॉल्विंग विद द वर्ल्ड। हर दिन नई नई चीज़ें टेक्नोलॉजी के रूप में या करियर के रूप में बढ़ रही है। बट उस टाइम पे ये फील्ड को चूज़ करना, जबकि ये बहुत कॉमन नहीं था, बिल्कुल। ये माइंडसेट, ये सोच, मैं इसके बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगा। जैसे आपने बताया कि ये कॉमन नहीं है, आज की डेट में भी कॉमन नहीं है। बिल्कुल। बिकॉज़ आज भी हम इसको अपनी लैंग्वेज भी ऐसा बोलते हैं कि 10 लोग अगर हमारे पास जी। डिटेक्टिव बनने आते हैं, फील्ड एजेंट बनने आते हैं, तो 11 वापस चले जाते हैं। तो फिल्मों से इंस्पायर होके लोग बिल्कुल। आते हैं। और 99 में फिल्म आई थी बादशाह, बिल्कुल। शाहरुख खान साहब की बहुत फेमस एग्जैक्टली। फिल्म थी, हमने बहुत बार देखी है। अभी भी हम जब भी मौका मिलता तो देखते हैं। बिल्कुल। तो एक टाइम मेरा ऐसा था कि जब मैं अपनी कंपनी की शुरुआत कर रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं बादशाह
नाम रखता हूँ। ओके। तो आपने एक हमारे सिंगर हैं पंजाब के, बहुत फेमस सिंगर है बादशाह, उनका नाम आपने बिल्कुल, जरूर बिल्कुल। सुना भी होगा, गाने भी सुने। उन्होंने भी बादशाह शाहरुख खान की इस फिल्म से प्रेरित होकर रखा था अपना नाम। बहुत कमाल का मैसेज है ये। ठीक है। वो हम बहुत इंस्पायर होते थे फिल्म से, मतलब होते ही हैं, अभी भी होते हैं। अभी तो वेब सीरीज आ गई हैं, उस जी। समय तो वेब सीरीज नहीं होती थी, उस समय टीवी शोज होते थे। टीवी शोज बिल्कुल। में बहुत सारे करेक्टर होते थे जो डिटेक्टिव होते थे, और मैं नॉवेल्स पढ़ता था अपने कॉलेज ओके। टाइम में। तो नॉवेल्स में हम डिटेक्टिव का किरदार जो है बहुत एक अट्रैक्टिव तो होता था, और बहुत फेमस होता था कि वो जी। कुछ भी कर सकता है, हम्म, किसी तरीके की भी इंफॉर्मेशन निकाल बिल्कुल, सकता है, बिल्कुल। कुछ भी बन जाता है और कुछ भी कर लेता है। राइट। ठीक है, तो हमें लगता था कि ये कैरियर बहुत अच्छा है, ये मतलब बहुत अच्छा है। तो हमें कभी, जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे लगा नहीं 95 में कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली आने का मेरा कुछ और रीज़न था, बट वो फुलफिल नहीं हो पाया। ओके। तो क्योंकि मैं नॉवेल्स पढ़े हुए थे, तो मैं एक मतलब ऐसे लगा कि मैं इस पे भी इंटर कर सकता हूँ। तो जब मुझे मौका मिला तो जी। मैंने शुरुआत की, और शुरुआत मेरी बहुत अच्छी रही, और मेरे को अच्छे लोग मिले, और उन्होंने मुझे काम सिखाया, उन्होंने मुझे अपने साथ काम करने का मौका दिया, जिसकी वजह से मैं धीरे 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 करके अपने आप को पॉलिश करता गया। जी। और मैं हमेशा पॉजिटिव सोच के चलता हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप किसी काम को करते हो तो उसको अच्छे तरीके से करना चाहिए, बिल्कुल। सो दैट वो काम भी अच्छा हो, और जो आपको मौका देने वाले लोग हैं उनको रिग्रेट ना हो कि इसको मौका दिया है तो इसने मतलब अच्छा काम नहीं किया, बिल्कुल। या हमारा नाम खराब कर दिया। तो मैंने शुरुआत से ही ये कोशिश की है कि अगर मैं कोई भी काम करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ अपनी जी जान लगा करके कि मैं इसको अच्छे से करूँ। डिलीवर तो कर वही पाऊँ। मैंने 4-5 साल किया काम फील्ड में, तो मैं सक्सेस हुआ उसमें। बिल्कुल। तो हम डिटेक्टिव एजेंसी का जो सक्सेस रेशो है, जी। वो हम ऐसा मान के चलते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में कि 80 to 90% सक्सेस रेशो होता है हमारा। ओके। तो अगर हमारे पास 10 केस आ जाते हैं तो हम 8 से 9 केस सॉल्व कर लेते हैं सक्सेसफुली। बहुत तो उसमें रिजल्ट आ जाता है हमारे पास। 1 या 2 केस किसी वजह से रह जाते हैं, जो जो अनसक्सेसफुल रहते हैं, या फाइल बंद हो जाती है, या क्लाइंट कई बार इंटरेस्ट नहीं लेता, तो बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसकी शुरुआत की, ओके। और मैं प्राउड फील करता हूँ अपने आप पे, और जो मेरे मेंटर्स हैं उनके ऊपर, कि भाई मैं इस फील्ड में आया जी। और अभी मैं समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, बेसिकली बिल्कुल सर। बहुत कमाल का काम है, और मुझे लगता है कहीं न कहीं ये एक ऐसा फ़ील्ड है जो कई लोगों को, बहुत सारे लोगों को, हमारी सोसाइटी, हमारे समाज में न्याय दिलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जी, जी। ऐसा मेरा मानना है। एक ऐसी चीज़ है जो मैं समझना चाहूँगा, इट्स माय पर्सनल क्वेश्चन, और हो सकता है शायद हमारे बहुत से ऑडियंस को इसके बारे में पता हो, बहुतों को ना हो। एक पुलिस डिपार्टमेंट, एक पुलिस ऑफिसर हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट होता है किसी भी केस पे। हाउ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इज डिफरेंट फ्रॉम अ डिटेक्टिव? इन दोनों में बेसिकली एक डिफरेंस क्या है? एक पुलिस के कोई ऑफिसर हैं और एक प्राइवेट डिटेक्टिव हैं, बेसिकली डिफरेंस क्या है? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो सरकारी कर्मचारी होता है जी। वो सिर्फ अपनी ड्यूटी करता है। ओके। जो डिटेक्टिव है उसका पैशन है। अगर मेरे पास कोई केस आता True. है तो मैं पर्सनली इन्वॉल्व होता हूँ उसके Got अंदर। it. अगर मेरे पास किसी ने केस डिस्कस किया तो वो मेरा पर्सनल एक एजेंडा बन गया कि मुझे ये काम करना है। अब मैं उसकी प्रॉब्लम को खुद की प्रॉब्लम के साथ रिलेट कर सकता हूँ, बिल्कुल। लेकिन एक पुलिस वाला नहीं करता है। हमारे यहाँ पे पुलिसिंग सिस्टम जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऐसा कुछ जी, नहीं है, बहुत बिल्कुल। तभी हम बैठे आज़ादी से Exactly. यहाँ पे बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ भ्रष्ट पुलिस वाले भी हैं जो पैसा खाते हैं, बिल्कुल, जो पैसे के लिए कुछ भी करते हैं, बिल्कुल। लेकिन वो सस्पेंड भी होते हैं, डिसमिस भी होते हैं, उनके ऊपर केसेस भी चलते हैं, वो करप्शन के चार्जेस भी लगते हैं उनके ऊपर। ठीक है, तो कुछ चंद पुलिस वालों की वजह से सारा पुलिस डिपार्टमेंट जो है बदनाम होता है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, और दूसरी प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि इनके पास केस ज़्यादा हैं, वर्क फोर्स कम है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, अगर आप इंडिया में पुलिस सिस्टम को समझेंगे तो जनसंख्या हमारी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर जो पुलिसिंग है वो बहुत कम है।
उस हिसाब से तो वो रेशियो नहीं रेशियो नहीं है, राइट। जिसकी वजह से पुलिस के ऊपर दबाव बहुत रहता है केसेस का, फिर नेताओं का दबाव रहता है, फिर जुडिशरी का दबाव रहता है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और आप देखेंगे अगर सिस्टम में कि एक कांस्टेबल भी जिसकी आईक्यू लेवल बहुत अच्छा नहीं, जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा हो, वो भी एक केस को, मर्डर के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। ऐसे कई केसेस सामने आए हैं। नहीं करते ही हैं बिल्कुल जनरली सही भाई, बात। पुलिस ही जाती है ना। अगर मान लो कहीं खबर मिली कि फलानी जगह पे कोई लाश मिली है, True. तो कौन जाएगा? लोकल पुलिस जाएगी वहां पे। बिल्कुल। तो लोकल पुलिस जिसने कभी मर्डर की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, वो भी मर्डर के उस इन्वेस्टिगेशन में शामिल होता है। तो उसके लिए कुछ एक्सपर्टाइज नहीं होती है, उसके बावजूद भी वो काम कर रहा होता है। ठीक है, वो जाएगा, उसको पता नहीं है कि कैसे छूना है, कुछ क्या करना है, और वो बिना ग्लव्स पहने, ग्लव्स होते नहीं उनके पास एकदम से रेडी, बिना ग्लव्स पहने हाथ लगा लेगा, कुछ भी उठा लेगा, कुछ भी बात कर लेगा। ठीक है, इसके 2 एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जब हमने शुरुआत की थी अपने कैरियर की एज अ डिटेक्टिव, तो उस समय हम डुप्लीकेट ब्रांड जो बनते हैं कि एक पॉपुलर ब्रांड है, फिर उसका डुप्लीकेट मार्केट में आ गया, तो हम कंपनी हमें हायर करती थी कि भाई आपको पता लगाना है, मार्केट सर्वे करना है कि ये डुप्लीकेट ब्रांड कहाँ बन रहे हैं, और उसके ऊपर फिर जांच करनी है, जांच करके फैक्ट्री पता लगानी है, लेबल कहाँ से बन रहा है, पैकेजिंग कहाँ पे हो रही है, रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, और कैसे कैसे किस चैनल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कैसे बिक रहा है वो सामान। तो हमें वो चेन बनानी होती थी। ओके, ठीक है, और उसके बाद हमें रेड करनी होती थी उसमें, और रेड हम खुद नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वो पावर नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमें पुलिस को साथ मिलाना होता था, इन्वॉल्व करना होता था। और पुलिस कब इन्वॉल्व होगी? जब हम एफआईआर कराएंगे। तो हम कंपनी की तरफ से उनके रिप्रेजेंटेटिव बन के हम जब पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लेते थे, एफआईआर कराते थे, और एफआईआर कराने के बाद हमारी टीम होती थी जो मौके पे होती थी, और वो रेड में पुलिस वालों के साथ पार्टिसिपेट करती थी। और आज भी ऐसा ही हो रहा है, आज क्राइम ब्रांच के पास होते हैं ऐसे केसेस, हाई कोर्ट से ऑर्डर आता है, हाई कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करते हुए क्राइम ब्रांच और प्राइवेट डिटेक्टिव जो ब्रांड प्रोटेक्शन का काम करते हैं वो रेड करवाते हैं। मैंने तो उसके बाद जब मैं फील्ड एजेंट था तब तक मैंने काम किया, जब मैंने अपनी कंपनी खोली, क्योंकि इसके लिए एक अलग एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, तो मैंने इसको थोड़ा सा अपने आप से अलग कर लिया। क्योंकि इसमें पुलिस की इन्वॉल्वमेंट है, और पुलिस वाले बहुत ज्यादा साथ डिटेक्टिव्स का देना पसंद नहीं करते हैं। उनको लगता है कि भाई जो सफलता का सेहरा है वो तो डिटेक्टिव ही ले जाके जाएगा, हमें क्या मिलेगा। तो वो एक नाम की थोड़ी सी एक मन में रहता, उनके शंका रहती है। तो उस केस में क्या हुआ, हमारे पास एक केस था, और हमें एक जगह पे रेड करनी थी, पूरी इन्वेस्टिगेशन कर चुके थे। अब पुलिस के पास गए हम, उन्होंने एफआईआर दर्ज की कंपनी के बिहाफ पे, और जो लोकल कांस्टेबल होता है, चौकी इंचार्ज कह सकते हो, हेड कांस्टेबल होता है, तो उसको पता चला कि मेरे एरिया में रेड होने वाली है। अब उसको तो इंफॉर्मेशन जाएगी कि कहाँ पे रेड होगी, उसको साथ लेना भी जरूरी है। अब उसको जैसी एड्रेस पता चला, वो हमसे पहले, हालांकि हमारी टीम वहां पे लगी हुई है, हम वॉच कर रहे हैं वहां पे, वो कांस्टेबल वहां पे पहुंच जाता है। और वो उसको कहता है कि भाई हाँ यहीं पे रेड होने वाली है। अच्छा, ठीक है, तो हमारा जो सुपरवाइजर था, फिर उसने डांटा कि भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, इधर आओ। बिल्कुल, ठीक है, तो उसने डांट के उसको वहां से भगाया और कहा कि भाई हमारी रेड क्यों खराब कर रहे हो तुम, अगर इसको पता चल जाएगा ये सारा कुछ बंद करके चला जाएगा। सही बात है। वो तो हम रेड का मतलब क्या है कि आप एकदम से रेड हैंडेड पकड़ते हो चीजों को, वहां पे चीजें लगी होंगी, डिस्प्ले में होंगी, चीजें इधर उधर पड़ी होंगी, पीछे छोटा गोदाम होगा, ऊपर गोदाम होगा, छत पे होगा, तो हम वो चीजें रिकवर करेंगे। ठीक है ना, अगर आप पहले ही बता दोगे तो वो तो शटर गिरा के चला जाएगा। तो ये उनका आईक्यू लेवल होता है। लेकिन अभी काफी सुधार आ गया है चीजों में, तो अभी धीरे धीरे चीजें सुधर रही हैं। तो एक तो ये बेसिक डिफरेंस है एक डिटेक्टिव में और एक पुलिस में। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि उनके पास, मैंने जैसे बताया, केस ज्यादा होते हैं। केस ज्यादा होने की वजह से वो हर केस को पर्सनल लेवल पे नहीं देख पाते हैं। बिल्कुल। और वो क्योंकि सरकारी काम कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या है कि अपनी फाइल पूरी करनी है, काम करना है, जितना वो कर पाते हैं, लेकिन हम अकाउंटेबल हैं।
क्लाइंट के प्रति, क्योंकि हम उनसे एक फीस चार्ज करते हैं। जी। तो हमारी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि हमें महीने में, 2 महीने में, 3 महीने रिजल्ट देने हैं। अगर रिजल्ट नहीं देंगे तो हमें बैड गूगल रिव्यू दे देंगे वो, राइट। ठीक है, या 4 लोगों को बता देंगे कि देखो ये डिटेक्टिव तो अच्छा नहीं है, ये काम नहीं कर रहा अच्छा, ठीक है, तो हमारी बदनामी होगी। तो माउथ पब्लिसिटी हमारी नेगेटिव हो जाएगी पॉजिटिव की जगह पे। लेकिन इसकी जगह पे अगर हम अच्छा काम करते हैं तो वो हमारे अच्छे रिव्यू देंगे, गॉट इट, जिससे कि हमें और माउथ पब्लिसिटी के थ्रू काम मिल सकता आपको है आगे बढ़ने तो इसलिए, क्योंकि पर्सनल इंटरेस्ट है हमारा, इसलिए हम थोड़ा सा, मुझे लगता है कि हम काम बेहतर कर पाते हैं। बिल्कुल, तो ये बेसिक डिफरेंस है। सर ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें डिटेक्टिव की ज़रूरत है। जी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ले लूँ मैं, कॉर्पोरेट की अभी आपने बात करी, कॉर्पोरेट हो गया, क्राइम, मर्डर, मिस्ट्री, एनीथिंग। मुझे लगता है हर जगह कहीं ना कहीं हमें डिटेक्टिव की ज़रूरत है। बट आपने 25 साल तो अपनी कंपनी शुरुआत की हुई हो गई, उससे पहले के भी आपको एक्सपीरियंस हैं। इस लंबी जर्नी में मैं आपसे सुनना चाहूँगा और समझना चाहूँगा वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा केसेस इस फील्ड से आ रहे हैं? हमारे पास जो सबसे ज़्यादा चंक है केसेस का, वो पोस्ट मैट्रिमोनियल का होता है, और सेकंड नंबर पे हमारे पास प्री मैट्रिमोनियल के होते हैं। शादी जिन लोगों की हो गई है, टूटने के कगार पे हैं, अगर आप यूरोपियन कंट्री में देखें, अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में देखें, तो 40-45% वहाँ पे डिवोर्स रेशो है, बहुत ज़्यादा। लेकिन इंडिया के अंदर सिर्फ 3% है। लेकिन अगर आप सेपरेशन का रेशो देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा है, वो आप काउंट भी नहीं कर सकते। एक घर में लोग रह रहे हैं, एक छत में रह रहे हैं, लेकिन बेडरूम अलग है उनके, ठीक है, या बेडरूम अलग है लेकिन मन उनके अलग, अगर बेडरूम साथ भी है तो मन उनके अलग हो चुके हैं। तो वो जो सेपरेशन है वो आप काउंट भी नहीं कर सकते। तो वो सेपरेशन बहुत ज्यादा है। तो मेरा जो एक, मैं पिछले 25-30 साल का जो मेरा तजुर्बा है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इंडिया में 96% मैरिजेज फेल हो चुकी हैं। 96%। अगर आप बहुत, फेल का मतलब क्या है कि आज भी अगर आप देखोगे तो आपको कितने आपको जोक्स मिलते हैं हस्बैंड वाइफ के ऊपर। बिल्कुल। आप कभी किसी किट्टी पार्टी में बैठिए, लेडीज की किट्टी पार्टी में छुप के बैठ जाइए, उनकी बातें सुनिए, तो वो पतियों की बुराइयां करती हैं। बिल्कुल, ठीक है। इधर पतियों के ग्रुप में बैठ जाइए, दारू पीते हैं लोग, 10-20 लोग बैठ के, 5 लोग बैठ के वो बीवियों की बुराइयां करते हैं। तो मतलब कहीं आपको ये नहीं मिलेगा कि उसने अपनी पत्नी की मतलब प्रेज की, या पत्नी ने पति की प्रेज की। तो कहीं ना कहीं वो जो एक इस तरीके का दोनों के बीच में अनबन है, मिसकम्युनिकेशन लगा सकते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग लगा सकते हो, वो चीज है, वो बहुत बढ़ रही है अभी। तो जैसे जैसे इंटरनेट आया, टीवी पहले आया, फिर इंटरनेट आया, अभी डेटिंग एप्स आ गए हैं, तो इनकी वजह से भी लगा सकते हो, या लोग एंगेज हो गए हैं, बातचीत का जो सिस्टम है वो खत्म हो गया है, तो इसलिए शादियां भी चल नहीं पा रही, जिसकी वजह से लोग हमारे पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं। और मैं देखता हूं कभी कभी तो प्रॉब्लम्स इतनी छोटी होती है कि मुझे समझाने में बहुत टाइम लग जाता है उनको। मैं कंसल्ट करता हूं उनके साथ केस, तो मैं उनको बोलता हूं कि भाई तुम्हें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें इसके साथ की जरूरत है, इनके साथ बैठो, इनके साथ दिल खोल के बात करो, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करो कि तुम इनके बारे में क्या सोच रहे हो। तो सामने वाले को भी मौका मिलेगा, वो अपने दिल की बात तुमसे करेगा। तो जब दोनों लोग दिल की बात करेंगे तो जो जाले आपके मन में लगे हुए हैं वो छटेंगे और आप दोनों करीब आ पाओगे, क्योंकि प्रॉब्लम तो है ही नहीं कहीं पे। मैं इन्वेस्टिगेट किसको करूं? बिल्कुल, क्योंकि प्रॉब्लम होगी तो मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा ना। अब मैं फालतू के आपसे पैसे ले लूं तो वो तो अच्छी बात नहीं है ना, तो मेरा काम नहीं है वो। मैं जब कंसल्टेशन चार्ज कर रहा हूं आपसे, तो वो इसलिए चार्ज कर रहा हूं ताकि मैं ये वैल्यूएट कर पाऊं कि आपका केस मतलब लेने लायक भी है या नहीं है, भी नहीं है। ठीक है, तो मैं अपना टाइम, अपना एफर्ट्स क्यों वेस्ट करूं सिर्फ पैसे के लिए? क्योंकि केस तो मेरे पास बहुत हैं, काम की कोई कमी नहीं है, इतने सारे केसेस हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ पैसे के लिए तो नहीं आपके साथ वो कर सकता ना। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो मुझे लगता है डॉक्टर जो है वो बेस्ट जज है आपकी बॉडी के लिए, वो बताएगा
और आप उसी तरीके से उसकी बात मानते भी, हम बिल्कुल, फॉलो भी करते हैं। बिल्कुल, अगर मैं मेरे को पेट में दर्द है, अगर उसने कह दिया जी ये तो अपेंडिक्स का दर्द है, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है और आपको इलाज कराना है इसका, ठीक है, तो मेरे पास कोई चारा नहीं है, मैं वेट नहीं करूंगा, मैं कहूंगा यार डॉक्टर ने बोला तो मुझे कराना है ऑपरेशन। अगर उसने कहा नहीं यार ये तो गैस का दर्द है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाएगा, वो गोली दे देगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, तो मुझे बात माननी पड़ती है उसकी। तो वी आर जस्ट लाइक अ डॉक्टर, ठीक है, तो हम दिलों के डॉक्टर हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो हमारे पास जो मरीज इस तरीके के आते हैं तो हम उनको वैल्यूएट करते हैं कि केस लेना है नहीं लेना है, उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं कि केस लेना है या नहीं लेना है। गॉट इट। तो छोटी छोटी बातों पे लोग कई बार झगड़ा कर लेते हैं, उनके बीच में मनमुटाव होते हैं, तो उस वजह से भी दिक्कतें होती हैं। बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ में कह सकता हूँ इसको, और शॉकिंग इन्फॉर्मेशन फॉर अस कि 96% तक आपने बताया कि प्रॉब्लम्स हैं मार्केट में, और एक डिटेक्टिव से हमें ये सारी बातें पता चल रही हैं आज। जब बात मैरिज की आ रही है, जैसा आपने बताया प्री मैरिज पोस्ट मैरिज, प्रॉब्लम्स दोनों टाइम पे हैं। प्री मैरिज इज समवेयर जब सबसे बड़ा एक केस आता है इज चीटिंग, उससे पहले तक हम उसे चीटिंग कह लेते हैं कि भाई इफ़ अ पर्सन, एक लड़के और एक लड़की के बीच में प्यार है बट एट द सेम टाइम चीट का भी ऑप्शन है, वो कहीं और किसी और के साथ अफेयर में है या कुछ और चीज़ें हैं, उसको हम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, उसमें हम उनको लव अफेयर इन्वेस्टिगेशन बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक और है, कितने टाइप जो के प्री मैरिज इन्वेस्टिगेशन है वो इसलिए लोग करते हैं ताकि वो जान सकें कि जो उनका पार्टनर, होने वाला पार्टनर, अगर वो अरेंज मैरिज कर रहे हैं या कोई मैट्रिमोनियल साइट से उन्होंने रिश्ता देखा है, उनके पास एक बायोडाटा आया और फिर उन्होंने प्रोस्पेक्ट से मुलाकात की, बातचीत की, उनकी फैमिली से मुलाकात की, तो वो मुलाकात के दौरान जो बातें एक्सचेंज हुई, जो विचार एक्सचेंज हुए, जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुई, तो वो कितनी रिलायबल है, किस हद तक सही है, सही कितनी है। तो आजकल साइबर क्राइम का जमाना है, ठीक है, आजकल चोरी कम होती है और बिना बताए आपकी जेब से पैसा निकाल लिया जाता है, वो ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से लुटेरी दुल्हन का भी जमाना है। आपसे लड़की शादी कर लेगी तो पता चला जी वो अगले दिन आपके गहने वहने लेके भाग गई है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, ठीक है, और लड़के भी ऐसा करते हैं, ठीक है ना। फ्रॉड सैया करके एक फिल्म भी आई थी, ठीक है, अरशद वारसी की, वो बड़ी अच्छी फिल्म थी। अच्छा। तो वो ऐसे ही करता है वो भी, ठीक है। एक डोली की डॉली भी आई थी फिल्म, तो उसमें सोनम कपूर एक्टिंग करती दिखती हैं, तो उनका भी ऐसा ही रोल होता है। तो ऐसी बहुत सी फिल्में आई जो बड़ी फेमस भी हुई, और इन्हीं के ऊपर भाई फिल्में भी हमारे समाज का आईना होती हैं, तो फिल्में भी तभी बनती है। तो प्री मैट्रिमोनियल जो है बेसिकली वो सोर्स मतलब इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए किया जाता है कि भाई इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है बेसिकली। और उस बेस पे जब एक लोग शादी कर लेते हैं, पोस्ट मैरिज प्रॉब्लम क्या क्या आती हैं उससे रिलेटेड, जो आपने बताया वही, या और भी कुछ नई समस्याएं आती हैं सामने? देखिए, शादी के लिए पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि आप शादी क्यों कर रहे हैं। कुछ लोगों को जो मैं मिलते हैं मुझसे, प्री मैट्रिमोनियल के लिए मिलें चाहे पोस्ट मैट्रिमोनियल के लिए मिलें, तो उनको पता ही नहीं होता कि उनको शादी क्यों करनी है। दूसरा, उनको ये नहीं पता होता कि वो खुद मैरिज मटेरियल है या नहीं है। ट्रू। क्योंकि शादी जो है वो उसमें सेक्रीफाइस होता है, ठीक है। लोग, आप किसी को कहो कि भाई तुम्हें सेक्रीफाइस करना है, ठीक है, तो कौन करेगा सेक्रीफाइस? कोई नहीं करेगा आज के टाइम पे, तो ठीक है ना, कोई नहीं करता, कोई अपना स्पेस नहीं देना चाहता किसी को, ठीक है, अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन शादी के बाद तो आपका सब कुछ बदल जाता है, ठीक है। लोग कहते नहीं कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, निभा लेंगे, कर लेंगे, तो नहीं होता, ठीक है ना। तो जनरली कहने का मतलब ये होता है कि अभी मैं एक सुन रहा था किसी से बात, लड़की को लड़का देखने आता है और लड़की बिल्कुल वेजिटेरियन है, ठीक है। अब लड़का नॉन वेजिटेरियन है, वो डेली नॉन वेज खाता है, ठीक है। तो अब लड़की को जब पता चलता है कि ये नॉन वेज खाता है, तो उसका मन करता है कि मैं इसको मना कर दूं, लेकिन उसको अपने घर वालों का भी ख्याल रखना पड़ता है, समाज का भी ख्याल रखना पड़ता है, जो रिश्तेदार उसके लिए वो रिश्ता लेके आया है उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। अब लड़की काफ़ी सुंदर है तो लड़का लट्टू हो गया, वो कहता है शादी तो मैं इसी से करूंगा, ठीक है।
अब लड़की बोलती है कि भाई देखो मैं तो ना तो नॉनवेज खाती हूँ ना मैं बना सकती हूँ। वो बात ऐसे खुली कि लड़का जब दोनों मुलाकात करते हैं तो लड़की से पूछता है कि भाई आप नॉनवेज बना लेते हो, क्या क्या बना लेते हो? तो उसने बताया कि भाई मैं तो वेजिटेरियन हूँ और मैं तो छूती भी नहीं हूँ और मैं ना खाऊंगी। ठीक है, तो लड़के के पेरेंट्स उसको लड़के को समझाते हैं कि भाई देखो ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वो अपनी जगह सही है, जो लड़की नॉनवेज खाती नहीं है वो तुम्हारे लिए बनाएगी क्यों? कभी नहीं, बिल्कुल। अब लड़का कहता है नहीं जी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बना लूंगा, मैं ये कर लूंगा। तो लड़के के पेरेंट्स उसको बहुत समझाते हैं कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम जब शादी करने के फेस में होते हैं तो हम हर चीज पॉजिटिव नजरिए से देखते हैं कि ऐसा भी कर लेंगे, वैसा भी कर लेंगे, लेकिन जब शादी हो जाती है तो सारी चीजें बदल जाती हैं। फिर हमें लगता है कि नहीं यार हम क्यों सैक्रिफाइस करें। सही बात है ये, ठीक है ना। तो फिर सारी चीजें वो लगने लगती है। तो कंपैटिबिलिटी इशू बहुत होते हैं, अंडरस्टैंडिंग के इश्यूज बहुत होते हैं, और शादी क्यों करनी है इसका किसी को पता नहीं है। हम मैरिज मटेरियल हैं या नहीं है तो ये पता नहीं है। हमें लड़के को ऐश्वर्या राय चाहिए और लड़की को सलमान खान चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। अब वो क्या खुद क्या है वो खुद नहीं देखते, खुद क्या डिजर्व करते वो नहीं देखते, लेकिन सबको अच्छी बीवी चाहिए, सबको अच्छा पति चाहिए, लेकिन खुद क्या है वो देखेंगे नहीं, अपने आप को कितना मतलब उसके लिए डिजर्व करते हैं या नहीं करते वो नहीं देखते हैं। तो ये चीजें बहुत मायने रखती हैं कि हम डिजर्व क्या करते हैं। राइट, ठीक है, हमारा जो ग्रूम या ब्राइड है वो हमारे साथ चलते हुए कैसी लगेगी, लोग कैसी बात करेंगे, हम कितना कंफर्टेबल हैं, जिसको हम सोशल कंपैटिबिलिटी बोलते हैं। तो सोशल कंपैटिबिलिटी है या नहीं है, तो वो ये सारी बातें जिसकी वजह से मुझे लगता है शादियों में प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल, और ये चीज़ें सोचने की हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ शादी से पहले जांच है जरूरी। बिल्कुल बिल्कुल जी। सर, शादी की जब बात चल रही है तो एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा टॉपिक आता है जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये तो मैं कॉमन पीपल के हिसाब से बात कर रहा हूँ। एज अ डिटेक्टिव आई बिलीव आपके पास ज़्यादा अच्छा डेटा होगा। एंड द वर्ड इज़ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। जी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मुझे लगता है आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। क्या ये सिर्फ शहर में होने वाली चीज़ें हैं या क्या आपने कोई ऐसा केस देखा हो कि ये गांव में भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं? सब जगह होता है, हर जगह है, सब जगह होता है, और ये सदियों से चला आ रहा है। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है कि किसी को मौका मिलता है, किसी को मौका नहीं मिलता। ओके, पकड़ा गया जो चोर है, जो नहीं पकड़ा गया वो बचा हुआ है, वो बचा हुआ है। तो बस यही है। ओके, अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के काफ़ी बेस हो सकते हैं जी। जैसे कई बार ऐसा मानना होता है, कई लोग ऐसा मानते हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ फिजिकल अपीयरेंस किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि इमोशनल वैल्यू नहीं मिलती है जब एक कपल को, मे बी एक लड़का या एक लड़की, ग्रूम और ब्राइड में, जब किसी को फील होता है कि आई एम नॉट इमोशनली कनेक्टेड, मुझे वो वैल्यू या वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, दैट्स व्हाई आई एम लुकिंग फॉर माई हैप्पीनेस समवेयर एल्स, मैं कहीं और पे वो चीज़ों को ऑप्ट कर रहा हूँ। आपकी एजेंसी या आपने इतने सारे रिसर्च किए होंगे, कितने सारे केसेस आपने कर लिए होंगे, आपके हिसाब से फिजिकल या इमोशनल ज़्यादा केसेस किस पे टिके हैं? देखिए, सबसे पहले तो फिजिकल जो एक डिमांड होती है एक हस्बैंड वाइफ की, जब वो पूरी नहीं होती है अपने पार्टनर से, तो जाहिर सी बात है कि वो बाहर देखने की कोशिश करते हैं। और आज की डेट में मौके इतने मिलते हैं कि सामने वाला बंदा भी तैयार खड़ा है। अगर आपके पास थोड़ा पैसा है, शक्ल ठीक ठाक है, बातचीत सही है आपकी, तो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए पार्टनर मिल जाएंगे। अभी तो मार्केट बहुत ओपन हो गई है, आपको इतने डेटिंग ऐप मिल जाते हैं कि आप किसी भी तरीके का पार्टनर ढूंढ सकते हो अपने लिए। ठीक है, उसके अंदर आप अकाउंट बनाते हो, अकाउंट बना करके आपको अपना नंबर शो करने की ज़रूरत नहीं है, समटाइम फ़ोटो भी शो करने की ज़रूरत नहीं है। लड़कियां बहुत सारी जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना चाहती हैं या चाहती हैं कि कोई ऐसा दोस्त मिले जो उनको इमोशनली, फिजिकली और इवन फाइनेंशियली उनको मदद कर सके, तो वो ओपनली वहाँ पे लिखती हैं सारा कुछ। अगर आप उस पर रिसर्च करोगे, हम तो देखते रहते हैं, तो रिसर्च करोगे वहाँ पे बहुत कुछ लिखा होता है। वहाँ पे साफ साफ लिखा होता है कि मेरे को मैं मैरिड हूँ, 2 बच्चे की माँ हूँ और मुझे इमोशनल कनेक्शन नहीं मिल रहा, फिजिकल कनेक्शन नहीं मिल रहा, तो मुझे इमोशनली सपोर्ट भी चाहिए, फिजिकली भी चाहिए और फाइनेंशियली भी चाहिए।
ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, तो ये जो आपने एक बोला कि क्योंकि ये गैप है, कुछ सालों की शादी में गैप हो जाता है, तो उस वजह से फिर ये शुरुआत होती है। लेकिन अभी हम ट्रेंड क्या देखते हैं कि एक लड़की शादी करके आती है, उसका पहले से बॉयफ्रेंड है, ठीक है, लेकिन वो बॉयफ्रेंड शादीशुदा है, ठीक है, वो शादीशुदा है, उसके साथ शादी वो कर नहीं सकती थी, ठीक है, उसने दूसरे बंदे से शादी कर ली, उसने कहा कोई बात नहीं, मैं दोनों को मैनेज कर लूंगी, ठीक है, तो वो दोनों को मैनेज करने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पे जो बंदा है वो काफी चालाक है, उसको पता चल गया, ठीक है, तो घर खराब हो गया उनका, या हमारे पास आ गया, हमने बता दिया कि भाई ये तो ऑफिस के बाद इनसे भी, ये सज्जन है, इनसे भी मिलके आती है, ठीक है ना, इनसे भी डेट कर रही है ये। तो बाद में जब और उसको डीपली हम इन्वेस्टिगेट करते तो पता चलता है कि ये तो शादी से पहले का ही चक्कर चल रहा था इनका, तो ये तो प्री प्लान था कि ठीक है भाई तू शादी कर ले, एक तेरे को नाम मिल जाएगा, घर वाले सेटिस्फाई हो जाएंगे, और फिर हम अपना जॉब तुम करती हो उसके हिसाब से हम कभी भी मिल सकते हैं, कभी भी बातचीत कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं ऐसी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे हमने बात की, बहुत सारे केसेस आपने आज तक हैंडल किए होंगे। मैं बात करना चाहूँगा वो टूल्स या वो टेक्निक्स जिसके बेस पे आप ऐसे केसेस को रिजॉल्व करते हैं। व्हाट आर द टूल्स दैट यू यूज़? किस तरह से आप इन चीज़ों का पता लगाते हैं? सबसे बड़ा टूल तो हमारा दिमाग है जी, क्योंकि अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है तो हम कोई भी केस सॉल्व नहीं कर सकते। बिल्कुल। सिर्फ टूल्स के दम पे हम कोई भी केस सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन क्या है कि अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आपके पास कोई भी टूल है, आप किसी भी तरीके से काम को अंजाम दे सकते हो, इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। तो टूल्स बहुत सारे हम यूज़ करते हैं, लेकिन दिमाग हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है उसमें। टूल्स को कैसे यूज़ करना है वो तो आपका ब्रेन ही बताएगा, ठीक है ना। तो टूल्स में स्पाई कैम्स तो होते ही हैं, बाकी कुछ गैजेट्स होते हैं जो यहाँ पे नाम बताना ठीक नहीं रहेगा उनका, तो वो हम इस्तेमाल करते हैं। और लेकिन वो प्रूफ्स के लिए होते हैं बेसिकली। इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए तो हम मतलब ओपन सोर्स इंटेलिजेंस भी यूज़ करते हैं, हमारे सोर्सेज भी होते हैं, और सोर्सेज हम बनाते भी हैं। जब पर्टिकुलर केस की शुरुआत होती है तो हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से कैसे कैसे निकल सकती है, सो दैट सामने वाले को पता भी ना चले और हम अपना काम भी कर लें। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम अपने तरीके से काम करते हैं और जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करते हैं। गॉट इट सर। आप एक ऐसे फील्ड में हैं जिस फील्ड में काम करने में बहुत से चैलेंजेस इन्वॉल्व हैं, बिकॉज बहुत जगह जाने की लिमिटेशंस, बाउंडेशंस, पुलिस के परमिशंस, सिक्योरिटी एरियाज़, उन जगहों पे जाके प्रूफ के साथ चीज़ें निकालना और फिर उस चीज़ों की एक उलझी हुई चीज़ों को, गुत्थी को सुलझाना बहुत चैलेंजिंग काम है। एट द सेम टाइम जो मैंने पढ़ाई करी आपके बारे में कि यू आर सर्विंग 165 कंट्रीज़, जी जी, 165 कंट्रीज़ में आप अपनी सर्विस को ऑलरेडी डिलीवर कर रहे हैं। वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मैनेज कर रहे हैं? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है एज अ डिटेक्टिव आपको कभी आज इंडिया में, कल आपको यूरोप होना पड़ेगा, या हो सकता है कल के टाइम पे आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कहीं और है, उस टाइम पे आपको कहीं और जाना होगा। तो जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड हाउ यू आर मैनेजिंग योर नॉर्मल लाइफ। जनरली क्या होता है कि जब मैं अकेले काम करता था तब तो हम लिमिटेड काम ले पाते थे, क्योंकि अगर लेट्स सपोज एक काम में 5 दिन जाने हैं तो मैं 5 दिन उस काम में बिजी हूँ, तो अगर मेरे पास दूसरा केस आता है तो उन 5 दिनों के लिए मैं दूसरा केस नहीं ले सकता, क्योंकि मैं वन मैन आर्मी हूँ, ठीक है, तो मैं अकेले काम कर रहा हूँ। लेकिन अभी धीरे धीरे हमने अपनी टीम डेवलप की, अपनी टीम को अलग अलग एरियाज में लगाया। तो अभी मेरे पास करीब इंडिया के अंदर 100 से ऊपर लोगों की टीम है, और इन हाउस जो मेरी टीम है, जो ऑफिस में है, करीब 20 लोगों की टीम है, ठीक है, जो मैनेज करती है केसेस को।
और जो फील्ड एजेंट्स हैं वो 100 से ज़्यादा हैं पूरी ऑल ओवर इंडिया में। मैं वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ डिटेक्टिव्स का मेंबर हूँ, ये यूएस में है। Okay. तो मेरे एसोसिएट्स हैं, अगर मेरे पास कोई बाहर का केस आता है तो मैं उनके साथ कंसल्ट करता हूँ। मुझे ज़रूरत पड़ती है जाने की, क्लाइंट की डिमांड होती है कि आप खुद जाके काम करो, तो मेरे चार्जेस अलग रहते हैं, ठीक है। अगर क्लाइंट को जैसे सीनियर लॉयर्स होते हैं उनके चार्जेस अलग होते हैं, उनके जूनियर लॉयर्स अगर केस लड़ते हैं तो उनके चार्जेस अलग होते हैं। उसी तरीके से हमारे पास होता है कि अगर क्लाइंट को मुझ पे फेद है, अगर मेरा कोई पुराना क्लाइंट है वो कहेगा भाई आप ही करो, आप जस्टिस कर पाओगे केस को, तो फिर मैं जाता हूँ फील्ड में, अदरवाइज टीम काम कर लेती है। मैं सर्टिफाइड इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर भी हूँ, अगेन यूएस से। एक हमारी एसोसिएशन है काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर्स यूएस में ही, और वो सर्टिफिकेशन देती है आपको। तो हम यूएस में भी जाके काम करते हैं, मैंने बहुत काम किया यूएस में और बाकी कंट्रीज़ में भी काम किया है, और उसी के एसोसिएशन के ही एसोसिएट्स हैं हमारे साथ। तो जब हमारी कोई ज़रूरत होती है हम इंक्वायरी उनको भेजते हैं, वो अपना कोर्ट भेजते हैं, तो हम उनसे काम ले लेते हैं। वंडरफुल। तो इस तरीके से बेसिकली हम काम सर, आपने बोला अप्रॉक्स 100+ की टीम अभी आपके पास इंडिया में है, इन हाउस आपके पास 20+ पीपल आर वर्किंग। एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि किस टाइप के लोगों को आप हायर करते हैं? जनरली मेरे पास ज़्यादातर लोग 80% जो लोग हैं वो या तो रॉ से रिटायर्ड लोग हैं, या आईबी से हैं, या सीबीआई से हैं। 3 फोर्सेस से होते हैं। बाकी पैरामिलिट्री के भी जो लोग हैं जो जनरली जासूसी में मतलब इंटरेस्ट रखते हैं, वीआरएस लेने के बाद उनको लगता है कि वो बेहतर फील्ड एजेंट बन सकते हैं, डिटेक्टिव बन सकते हैं, तो वो अपने एरिया में, अगर कोई मान लो गुजरात का एक छोटे शहर में कोई पर्सन रहता है, वो पैरामिलिट्री से रिटायर हो गया, या आईबी सीबीआई से या रॉ से रिटायर हो गया, वो अपने होम टाउन में है, ठीक है, तो वो हमारे साथ जुड़ता है, एक्सक्लूसिवली हमारे लिए काम करता है, बट वो असाइनमेंट बेसिस पे काम करता है हमारे साथ, वो सैलरी बेसिस पे काम नहीं करता। तो जब हमें उस एरिया का कोई ऑपरेशन होता है हम उसके साथ डिस्कस करते हैं, अगर उसके पास टाइम होता है, तो अगर वो करता है तो वो हमें अच्छी रिपोर्ट देता है, क्योंकि उसको 20-30 साल का तजुर्बा होता है फील्ड का, जासूसी का, और ईमानदारी तो बहुत मतलब कुट के भरी होती है उनके अंदर, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो वो बढ़िया रिपोर्ट देते हैं हमें, उस तरीके से बेसिकली काम करते हैं। बहुत ही कमाल। सर, कभी कोई हाई प्रोफाइल केस मिला? हाई प्रोफाइल केस तो करते ही रहते हैं हम, मतलब मैं समझना चाहूँगा कि जब कोई हाई प्रोफाइल केस, सपोज सेलिब्रिटी का हो गया, या कोई ऐसे पॉलिटिशियन का केस आपके पास आ गया, जहाँ, ऐसा मेरा मानना है, जहाँ आपके ऊपर एक प्रेशर होगा टू रिजॉल्व द केस बहुत जल्द विद टाइम फ्रेम, एट द सेम टाइम एक बहुत ज़्यादा प्रेशर इन द माइंड बिकॉज ऑफ मीडिया। मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो बहुत छोटी गलतियों को भी बहुत तेज़ी से ऊपर दिखाती है, और बहुत सही चीज़ को भी बहुत तेज़ी से ऊपर दिखाती है। तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि एक मेंटल स्टेट अलग होता होगा शायद, एक नॉर्मल केस में और एक हाई प्रोफाइल केस को आप किस तरह से डील करते हैं? जनरली क्या होता है कि जो जासूस का काम है, जासूस का काम क्या है कि बिना किसी को पता चले इंफॉर्मेशन गैदर करना और उसको कंपाइल करके उसका एक आउटकम निकालना कि इस केस में क्या है, और वो एक सीक्रेट रिपोर्ट बना करके क्लाइंट को दे देनी है, ठीक है। अब क्लाइंट उस रिपोर्ट का क्या करता है ये उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। वो जो इंफॉर्मेशन है, वो रिपोर्ट है, वो जनरली ना तो मीडिया के पास जाती है, चाहे वो किसी सेलिब्रिटी का केस भी हो, और ना कहीं कोई पब्लिश होती है, ना किसी उसमें ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाती है वो। तो वो इंफॉर्मेशन के लिए हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सो दैट बंदे को पता रहे कि हाँ भाई सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है, या उसका पार्टनर है, या कोई वाइफ है, हस्बैंड है, या कोई भी है, तो उसको पता रहे कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो उस तरीके से है। तो नॉर्मल केस भी हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसमें भी हम वैसे ही काम करते हैं, बट जब सेलिब्रिटी का कोई केस आता है तो हम एक्स्ट्रा कॉन्शियस होते हैं। तो उसमें हम बेस्ट टू बेस्ट टीम लगाते हैं हम अपनी, और उसमें हम इस तरीके से काम करते हैं कि मीडिया को पता भी ना चले और हम काम करके निकल गए। अब हमने वो रिपोर्ट जो कंसर्न पर्सन होता है, जो हमारा क्लाइंट होता है, उसको दे दी। अब उसके बाद वो क्या करता है ये उसकी मर्जी है। तो
कहने का मतलब है कि हम पर्दे के पीछे रह के काम करते Got हैं, it. पर्दे के आगे नहीं आते। तो Got it. इसलिए मीडिया को भी पता नहीं रहता कि हमने कौन सा केस इन्वेस्टिगेट किया, कौन सा नहीं किया। गॉट इट, वंडरफुल। सर आप बहुत सारे केसेस सुलझाते होंगे, अलग अलग टाइप के केसेस सुलझा रहे हैं, हाई प्रोफाइल, लो प्रोफाइल, मीडियम, रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज, हर टाइप के केसेस में आप डील कर रहे हैं। कभी लाइफ के वो सिचुएशन आए जब आपको धमकी मिली हो, ब्लैकमेल किया हो किसी ने? नहीं, आज तक ऐसा नहीं हुआ कभी भी, ऐसा कभी नहीं ऐसा हुआ? कभी भी नहीं हुआ। इसका एक अच्छी बात इसमें ये रही, मेरे पिछले 30 साल के कैरियर में, 30 साल मतलब 25 साल मुझे अपनी जी। एजेंसी में हो गए, 5 5 साल मैंने काम किया अलग अलग जगह पे, और 30 सालों में हमने कोई ऐसी गलती नहीं की। क्या होता है कि जब आपको धमकी मिलती है, उसके 2 कारण होते हैं। या तो आप पब्लिक फेस हो कि आप ऐसा कुछ कर रहे हो जो विसल ब्लोअर का काम कर रहा है, बिल्कुल। ठीक है ना, तो या फिर आप खुद कुछ ऐसा गलत काम कर रहे हो जिसकी वजह से आप या तो किसी को ब्लैकमेल कर रहे हो, Right. भाई आपके पास एक सेलिब्रिटी की इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है, आपने सोचा कि चलो थोड़े पैसे और कमा लेता थोड़े हूं, और निकाल लिए जाए। ठीक है ना। बिल्कुल। तो इस तरीके की जब चीजें होती हैं तो फिर दिक्कत होती है। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। 2005 के अंदर पता चला दुनिया को कि अमर सिंह का फोन टैप हो गया, ठीक है। अमर सिंह अभी नहीं रहे हमारे बीच, वो समाजवादी पार्टी के एक नेता थे बहुत बड़े, ठीक है। वो उस समय ऐश्वर्या राय से बात करते थे फोन पे, बिपाशा बासु से बात करते थे, और बहुत सारी हीरोइंस थी, उनसे बात करते थे। तो उनका जो घर का फोन था, जो लोधी रोड पे उनका घर था, उनका फोन टैप हो गया, तो वो रिकॉर्डिंग बाहर आ गई। अच्छा, ठीक है। तो बाद में पता चला कि हमारी किसी एजेंसी ने, क्योंकि हमारा बहुत सारी एजेंसीज हैं इंडिया के अंदर प्राइवेट डिटेक्टिव, तो उनमें से किसी ने किया था। तो जब और अंदर से खबरें आई तो पता चला कि एक कंपनी ने उनको काम दिया था, वो काम उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन उसकी एक फाइल अपने पास भी रख ली। ओके। वो फाइल अपने पास रख ली, और क्योंकि उस समय कांग्रेस और एसपी में कांटे की टक्कर थी, लड़ाई थी आपस में, तो वो कांग्रेस के पास पहुंचने की उन्होंने कोशिश की, जो प्राइवेट डिटेक्टिव थे, कि हम इनको वो टेप बेच दें ताकि ये एसपी वालों को ब्लैकमेल कर सकें, या मतलब उसका फायदा उठा सके चुनाव में, ठीक है। तो उस वजह से जो है पंगा हो गया, सारा कुछ रिवील हो गया, और वो सारे जेल में चले गए। अभी भी सीबीआई का केस चल रहा है उनके ऊपर चल रहा है। तो उस मतलब ऐसी चीजें होती हैं। तो उसके बाद हमने पर्सनली, मेरी एजेंसी ने ये फैसला किया कि हम किसी पॉलिटिशियन का काम नहीं करेंगे। हाँ, पॉलिटिशियन का कोई पर्सनल काम होगा, लेट्स सपोज उसकी बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, वो रिश्ता देखना है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना है, या पोस्ट मैट्रिमोनियल का केस है, वो तो कर देंगे, लेकिन पॉलिटिकल एंगल होगा उसके अंदर, तो वो काम नहीं हम करेंगे। तो जनरली हम पॉलिटिकल केसेस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। बिकॉज आप दिल्ली में हैं, आपका मेन ऑफिस दिल्ली के अंदर है, और दिल्ली एक ऐसी जगह है हमारे इंडिया के अंदर जो सरकार बनाती है और सरकार गिराती है। जी। मुझे लगता है पॉलिटिक्स से शायद आप दूर हैं, इसे पता नहीं मैं सही बोलूं या गलत बोलूं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पूरी दिल्ली को मैं कहूँ ये पॉलिटिकल ही है, और चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं। आए दिन कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं, और कई सारी सीक्रेट्स ऐसी हैं जो अभी भी पॉलिटिक्स के अंदर ही दबी हुई हैं। बिल्कुल। वो सच अगर बाहर आ गया तो शायद कई प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो सकते हैं अभी के टाइम पे भी। सर, एक ऐसी कोई कहानी जो आपकी लाइफ में हुई, आपने पूरे 30 साल दिए इस करियर में, डिटेक्टिव के रूप में आप हैं, एक ऐसा शॉकिंग केस जिसका रिजल्ट देख के आपको भी लगा कि यार ये कैसे हो गया हो? कोई ऐसा मोमेंट था, कोई ऐसा केस था? देखिए, अभी क्या हो गया, सच्ची बात बताऊं, हमें इतनी सारी स्टोरीज देखने को मिलती हैं, इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, हमें कुछ भी शॉकिंग लगता ही नहीं है। क्योंकि आपने बहुत केसेस कर लिए। हाँ, बहुत केसेस कर लिए, और उनमें अलग अलग फ्लेवर होते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं, तो शॉकिंग कुछ लगता ही नहीं है। मतलब ऐसे अनगिनत केसेस हैं, बिल्कुल, जो मैं बताने बैठूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। तो शॉकिंग वाला कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा दिमाग में। हम ये सोच के चलते हैं कि अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है।
तो कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने अभी आपको अमर सिंह का बताया, तो देखा जाए तो वो भी एक शॉकिंग वाली बात थी कि भाई वो ऐसे हीरोइन से बात कर रहा है, और अभी भी टेप कहीं ना कहीं यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी वैसे सुनने को, ऑडियो की शक्ल में, यहाँ पे आप सुन सकते हैं कि उन दोनों की आपस में क्या बात हो रही है। उस समय ये केस 2005 में बहुत वायरल हुआ था, और इसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी, राज्यसभा में, लोकसभा में भी कंट्रोवर्सी हुई थी, और गवर्नमेंट हिल गई थी इसके साथ, ठीक है ना। और साथ में जो बॉलीवुड था उनका क्योंकि कनेक्शन था, तो उसका भी समझ में आ गया कि पॉलिटिकल और बॉलीवुड में आपस में कैसे कनेक्शन होता है और कैसे पावर्स को मिस यूज किया जाता है। तो लाइक दैट। बिल्कुल। गिल्ट, क्या कभी गिल्ट फील हुआ कि आपके काम की वजह से, या हम ये काम कर रहे हैं, किसी की फैमिली टूट सकती है, ऐसा कभी फील आया? मुझे लगता है कि गिल्ट तो खैर मुझे नहीं हुआ कभी। उसका कारण क्या है कि जब मैं केस इन्वेस्टिगेट करने से पहले क्लाइंट से डिस्कस करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि इसकी ज़रूरत क्या है, ये क्या चाहता है मुझसे। कई मेरे पास लोग आते हैं जो कहते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड की शादी होने वाली है और मुझे उसको तुड़वाना है, ठीक है। तो मैं हंसता हूँ उस पर, मैं उनको ज्ञान देने की कोशिश करता हूँ कि भाई क्यों तुड़वाना तुमने। नहीं जी वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उससे शादी करने वाला हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तू सीधा उसके घर जा, बिल्कुल, उसके माँ बाप से बात कर, पहले लड़की से बात कर। अगर लड़की तैयार है कि वो अपनी शादी तोड़ सकती है तो तू कोशिश कर। बिल्कुल। लेकिन मैं एक थर्ड पार्टी, एज अ थर्ड पार्टी उसको तोड़वाऊं शादी को, तो तुम्हारा स्टेक क्या रह गया फिर? तुम्हारा क्या रह गया? अगर तुम इतना प्यार करते हो उस इंसान से और तुम शादी करना चाहते हो, तो तुम खुद जाके बात करो। तो इस तरीके के किस्से बहुत आते हैं। गिल्ट तो नहीं होता, लेकिन गिल्ट पे लाने की कोशिश करते हैं लोग। ओके, ठीक है, कि भाई इस तरीके की चीजें, इस तरीके के अलग अलग केसेस हमारे पास आते हैं। यहाँ पे हमें लगता है कि हमें इन्वेस्टिगेट करना ही नहीं है, इसमें जाना ही नहीं है हमें। और कई बार ऐसे होता है कि भाई मेरी 5 साल से गर्लफ्रेंड थी, ये लड़के लोग ज्यादा करते हैं ये काम, लड़कियां भी करती हैं, लड़के लोग ज्यादा करते हैं क्योंकि उनको गुस्सा जल्दी आता है, उनको खुंदक जल्दी आती है कि मेरी गर्लफ्रेंड थी तो दूसरा कैसे अब इन्वॉल्व हो रहा है, शादी कैसे, और खुद किसी के साथ इन्वॉल्व है, उनको कोई फिक्र नहीं है इस बात की। लेकिन लड़की अगर गलत कर रही है तो उनको बड़ी फिक्र है, जबकि उनका रिश्ता टूट गया, ब्रेकअप हो गया, सब चीजें सेटल हो गई हैं, अब ये बंदा किसी और लड़की के साथ है। लेकिन अब उनकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है वो किसी और के साथ जा रही है, तो इनको बड़ा दुख होता है। तो वो कहते हैं नहीं यार मेरे को बदला लेना है। बिल्कुल। मैंने कहा भाई देख ऐसा है, बदला लेने निकलेगा, अगर उसने तेरे ऊपर 376 का केस कर दिया ना, तेरे को जमानत नहीं मिलेगी तो हमेशा के लिए जेल चला जाएगा। तो मैं एक मेरे पास ऐसी, मैं आपको बताता हूँ, एक लड़का आता है 22-23 साल का, तो कहता है जी मेरे को जो है ना अपनी गर्लफ्रेंड से बदला लेना है। मैं क्या भाई क्या हो गया ऐसा? नहीं जी उसने मुझे छोड़ दिया, चीट किया मुझे। मैंने कहा क्या चीट किया? कहता वो किसी और लड़के के साथ है। और मैं कहा आपका क्या हाल है? तो चुप कर गया। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। अब मैं क्लाइंट से ज़्यादा भी नहीं पूछ सकता उसके बारे में, क्योंकि क्लाइंट है तो थोड़ी रिस्पेक्ट भी देनी है, मतलब अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं समझ गया कि मामला क्या है। तो मैंने कहा भाई तुझे क्या चीट किया उसने? तेरी रिलेशनशिप शुरू कब हुई, कैसे हुई, कैसे आगे बढ़ी, तुम्हारे बीच में क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। तो वो कहता है जी मेरा अभी तक का जो खर्चा पूरा लिख के लेके आया, अच्छा 3,27,000 रुपये का है। मैं कहा अच्छा इसमें कैसे कैसे इसको करो, अकाउंट्स बताओ मेरे को। कहते जी ऐसे मैंने उसको ये पैसा दिया, उसको ये गिफ्ट दी, ये किया। उसके अंदर करीब करीब जो 60% पोर्शन था उसका खर्चे का, वो उनके खाने के बिल थे, और डिनर के, ब्रेकफास्ट के, मतलब कहीं बाहर गए होंगे, होटल में रुके होंगे, वहां पे उन्होंने डिनर किया, लंच किया, या वैसे डेट पे मिले, फिल्म देखी, तो वो था। तो मैंने कहा भाई देख ऐसा है, तूने ये सारा खर्चा उसके सर पे लाद दिया, तो इसमें तूने भी तो एंजॉय किया होगा। तू होटल में जाके रहा तो तू भी सोया होगा, जाके तूने ब्रेकफास्ट किया तो आधा तूने भी किया होगा, खाना तूने भी खाया, तो उसका तो निकाल दे तू। तो उसका निकालते निकालते वो करीब करीब 1.25 लाख रुपए बचा। मैं कहा तू 1.25 लाख रुपए के लिए उस लड़की ने तेरे से कभी कुछ मांगा था? तो कहता नहीं जी वो बस ऐसे मैंने ये गिफ्ट दे दिया। मैंने कहा भाई जब आप प्यार में होते हो, जब आप साथ होते हो, तो आप एक दूसरे को गिफ्ट देते हो।
ठीक है ना, उसमें क्या दिक्कत है, और आप अब बदला लेने के लिए निकले हो, ठीक है। तो उसको मैंने बड़े प्यार से समझाया कि भाई अगर लड़की का दिमाग घूम गया, ठीक है ना, तो जो औरत के पास एक पावर है, कानून ने दी है, ठीक है, तू पिछले 2 साल से उसके साथ अफेयर में था, तो वो तेरे ऊपर 375 376 का केस करेगी, रेप का केस करेगी कि इसने शादी का वादा किया था, शादी नहीं कर रहा, और मेरे साथ 2 साल इसने रेप किया है मेरे साथ। मैं कहा जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आ सकता। तो सही बात है। कहता ऐसा भी होता है? मैं कहा हाँ हो सकता है, ऐसा होता है ऐसा। बहुत लोग, आप जेल में चले जाओ, आपको बहुत ऐसे 376 के 375 के मुकदमे मिलेंगे। यहाँ पे लोगों को जमानत नहीं मिली और दोनों प्यार में थे, एक दूसरे के साथ थे, लेकिन क्योंकि उनकी आपस में बनी नहीं और लड़के ने कुछ लड़की को ऐसा कह दिया जो उसके दिल पे लग गया और उसने उठा के केस डाल दिया, और फिर उसके आगे की जिंदगी खराब, उसकी जिंदगी खराब है। इसका लाइव एग्जांपल है सेक्शन 375, एक पिक्चर आई थी जी, ठीक है, और बड़ी फेमस फिल्म थी, वो इसी के ऊपर बनी थी। अक्षय खन्ना उसमें वकील होते हैं जी, ठीक है, लेकिन जो है केस वो हार जाते हैं। 375 में उसको सजा मिलती है बंदे को 10 साल की, ठीक है, और लड़की, उनमें यही प्रॉब्लम थी आपस में, दोनों प्यार मोहब्बत में थे एक दूसरे के साथ, लड़का शादीशुदा था, लड़की अनमैरिड थी, ठीक है, आपस में तकरार हो गया, लड़के ने कुछ ऐसी बातें उसको कह दी जो लड़की ने कहा कि मैं भाई रिवेंज लूंगी इससे, तो उसने उस तरीके से किया और उसने बहुत, आप फिल्म देखेंगे, ये उस हर यंगस्टर को देखनी चाहिए जो प्यार में है, अभी प्यार में पड़ने वाला है, शादी करने वाला है, लड़का लड़की, सबको देखनी चाहिए ये पिक्चर। उनको पता चलेगा कि भाई जब आप प्यार में हैं तो आपने क्या गलती नहीं करनी है, डूज एंड डोंट्स क्या है वहां पे। आप अपनी जो पार्टनर है आपकी, वो आपके साथ है तो आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए उसको। ये तो एक, अगर साथ में नहीं है तो साथ में नहीं है। ये एक बहुत कॉमन इश्यू हो चुका है सर, और काफ़ी, जैसा आपने बताया कि अगर आप कभी जाके जेल में रिसर्च करें तो ऐसे कई केसेस ऑलरेडी आ चुके हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है जो ऐसी चीज़ों से बचा जाए, या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो हमारे यूथ यंगस्टर जो अभी देख रहे हों इन चीज़ों में पड़े ही ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी का सवाल है। बहुत लोग अभी डेटिंग ऐप यूज़ कर रहे हैं जी, हिंदुस्तान में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जब दो लोग अपोजिट सेक्स मिलते हैं जी, तो एक होता है कंसेंट, एक होता है विल। कंसेंट का मतलब है कि आपकी सहमति है, उसकी परमिशन आपके पास, परमिशन है आपके पास, लेकिन विल का मतलब है इच्छा भी है, ठीक है। जब एक लड़का एक कॉल गर्ल के पास सेक्स करने जाता है तो उसकी सहमति तो होती है, कंसेंट तो होती है, लेकिन उसकी इच्छा नहीं होती है जी, बिल्कुल, ठीक है। तो एक किस्म का मेरी नजर में वो भी रेप है। अगर वो रेप का केस करना चाहे, वो तो उसका धंधा है, वो नहीं करती ऐसा कुछ, वरना वो भी कर सकती है, ठीक है। गर्लफ्रेंड तो गर्लफ्रेंड है, बिल्कुल, ठीक है। तो लड़के लोगों को ये सोचना चाहिए कि भाई अगर आप किसी के साथ हो तो उसकी रिस्पेक्ट करो, तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, नहीं तो एक केस के लिए तैयार रहो आप आने वाले टाइम पे। अगर आप किसी लड़की के साथ फिजिकल हो रहे हो तो पहले देखो उसकी कंसेंट है, कंसेंट के साथ साथ उसकी विल भी है या नहीं है। अगर ये दोनों चीजें हैं तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो नहीं बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, बहुत कमाल के मैसेज और बहुत कमाल की चीज़ें आप आज बता रहे हैं सर। बहुत चीज़ें समझ में आ रही हैं और बहुत चीज़ें आई बिलीव हमारे ऑडियंस को भी समझ में आ रही है, बिकॉज दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट डिटेक्टिव एंड दिस इज़ ओनली नॉट अबाउट कि कोई चीज़ों का पर्दाफाश कर रहे हैं या कोई जासूस वाली बात है। ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ लॉन्ग लेसन है। हमारी आज की यूथ जनरेशन कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिस पे बैक टू बैक प्रोफाइल्स बना रहे हैं, दे आर मीटिंग विद डिफरेंट पीपल ऑन डेली बेसिस। हर दिन नए लड़के से या नई लड़की से उनकी मुलाकात हो रही है, और ऐसे फैक्ट्स जानने के बाद कि वो कहीं ना कहीं उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है, ये सबको पता होना बहुत ज़रूरी है। जी जी सर, अपनी लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट आप बताएं जो आपको बहुत प्राउड फील हुआ हो कि यार मेरी कंपनी ने ये काम किया। सपोज एक हस्बैंड और वाइफ थे, दोनों को एक दूसरे पे शक था कि इसका कहीं और अफेयर है, इसका कहीं और अफेयर है, और आपने उसके पीछे काम किया, और जब आपने रिजल्ट दिया दोनों की रिलेशन फिर से ठीक हो गई, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ
शक था? ऐसे जो मोमेंट हैं अक्सर हमारी लाइफ में आते हैं। जी। यहाँ पे हम कुछ ना कुछ डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, निकलता कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभी हमारा क्लाइंट हमसे नाराज हो जाता है कि जी आपने हमसे इतने पैसे ले लिए लेकिन कुछ नहीं निकला। तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई आप डॉक्टर के पास गए, राइट, ठीक है, आपने उनको प्रॉब्लम बताई, तो उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम नहीं है कोई, फीस तो उन्होंने आपसे 500, 1000, 2000 ले ली, लेकिन प्रॉब्लम कुछ नहीं है, उन्होंने एक मीठी गोली दी और साइकोलॉजिकली आप ठीक हो गए। बिल्कुल, ठीक है। अब डॉक्टर पे दोष दें कि यार कुछ निकला नहीं, हम तो खाम खा गए, तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। आपको तो खुश होना चाहिए। मैं पिछले 15-16 साल से मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, ठीक है। अब किसी को मैं कहता हूं भाई हेल्थ इंश्योरेंस लेना अच्छी बात है, वो कहता है नहीं जी कुछ फायदा तो है नहीं, वो रिटर्न तो देता नहीं कोई, यूज तो करते। अरे मैंने कहा अच्छी बात है भाई, यूज नहीं करते तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि यूज करने। मैं तो बड़ा खुश हूँ। मैंने 2011 में एक बार यूज किया था, मैंने 2008 से मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है और 2011 में एक बार यूज करने की जरूरत पड़ी थी मुझे, वो यूज किया। 2011 के बाद मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं बाय गॉड ग्रेस कि मेरे को हॉस्पिटलाइज होना पड़े, और इतना हॉस्पिटलाइज होना पड़े कि मैं उसको यूज करूं। अब सर्दी खांसी जुकाम तो किसी को भी लग सकता है, ठीक है, वो इलाज हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट इतना हॉस्पिटलाइज नहीं हुए कभी कि हमें उसको इंश्योरेंस को यूज करना पड़े। तो कई लोग आते हैं हमारे पास जहाँ पे हम प्राउड फील करते हैं कि हम अच्छी रिपोर्ट दे रहे हैं, बट वो उनका ये होता है कि भाई कुछ निकला क्यों नहीं, कुछ मिला क्यों नहीं। तो एक केस मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लगता है कि हाँ वाकई हमने कुछ अच्छा किया और सामने वाला भी तारीफ करता है और हमें भी प्राउड फील होता है। बिल्कुल। एक कपल था, जो मेल थे उनकी एज करीब 60 साल अभी होने वाली थी, उनकी बीवी थी वो 2-3 साल उनसे कम छोटी होगी। तो वो आई हमारे पास और उसने बोला कि मुझे ऐसा लगता है मेरे पति का अफेयर चल रहा है। तो जनरली हम पूछते हैं कि भाई कैसे लगता है, क्या सिम्टम्स हैं और कैसे कैसे क्या क्या है मामला। तो उसने बताया कि 4 महीने पहले तक सब ठीक था, पति सरकारी जॉब करते हैं, कनॉट प्लेस में रहते हैं, कनॉट प्लेस में जॉब करते हैं, आरकेपुरम में ये रहते थे, और शाम को जो है ऑफिस से जो भी ऑफिस का टाइम होता है छुट्टी करते आ जाते हैं, आधे घंटे में, कनॉट प्लेस से आरकेपुरम का आधे घंटे का रन है, आ जाते हैं। लेकिन अब जो है वो 3 घंटे 2.5 घंटे के बाद आते हैं ऑफिस के बाद। हाँ, और कई बार मैंने इन 4 महीने में पूछ लिया कि कहाँ जाते हो, क्या करते हो, बस वो हंस के टाल देते हैं, चेहरे पे बड़ी अच्छी मुस्कुराहट होती है, ऐसे लगता है कि जैसे बड़े फ्रेश आए हुए हैं। ठीक है, तो मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ आप पता करके दो कि मामला क्या चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि किसी लड़की के टच में, औरत के टच में है अभी ये। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है भाई, तो हमने टीम लगाई अपनी, तो पता चला कि वो मैक्स मुलर हाउस जाते हैं। मैक्स मुलर हाउस कनॉट प्लेस में है और जर्मन लैंग्वेज वहाँ पे सिखाई जाती है। अब जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाती है, वहाँ पे वो अपना लर्न करते हैं लैंग्वेज को और सीधा घर आ जाते हैं। तो ये हमने कई दिन ऑब्जर्व किया, कोई लड़की नहीं, कोई औरत नहीं, कोई कुछ नहीं है। अब जब क्लाइंट रिपोर्ट लेने आया तो हमने कहा भाई क्या चक्कर, फिर हमें बातों बातों में पता चला जब हमने बात की कि उनका बेटा और बहू जो है वो जर्मनी में रहते हैं। और अभी 4-6 महीने बाद उनकी रिटायरमेंट का टाइम आ गया और ये लोग वहां पे शिफ्ट होने की सोच रहे हैं, उनके पास जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों ही रहते हैं। ठीक है, तो इनका लड़का वहां पे रहता है, तो ये वहां पे शिफ्ट होंगे। अब ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, जर्मन सीख करके वहां पे जर्मन बोलेंगे और अपनी बीवी को सरप्राइज देंगे। बहुत ही ठीक है ना। हाँ। तो ये बड़ा मतलब अच्छा था, तो ये रिपोर्ट दी तो वो भी बड़ी खुश हुई। तो बहुत अच्छी ब्लेसिंग देके गई कि भाई थैंक यू बेटा, आपने मेरा घर बचा लिया, अगर आप नहीं होते मैं कुछ गलत कदम उठा लेती, मैं इनके साथ लड़ लेती या कुछ कर लेती। तो बट मुझे आपके बारे में किसी ने बताया, तो मैंने सोचा कि चलो मैं कंसल्ट कर लेती हूँ, आपने सही से मेरे को गाइड किया और मेरा काम कर दिया। तो वो मतलब उस एज में आकर के डिवोर्स हो या लोग सेपरेट हो सिर्फ गलतफहमी की वजह से, तो वो बड़ा दुख देता है। तो मुझे लगता है कि वो मेरा बेस्ट मोमेंट कह सकते हैं आपकी, उस तरीके से था। बहुत ये बहुत ही कमाल का मैसेज था सर, और ये प्रूफ करता है कि हाउ अ पर्सन लाइक यू एज डिटेक्टिव
किस तरह से किसी परिवार को टूटने से भी बचा सकते हैं। लोगों को बिल्कुल। अक्सर ऐसा मानना है कि डिटेक्टिव की वजह से बहुत से सीक्रेट ऐसी काला सच सामने आ जाता है, बट कई बार उजला सच भी सामने आता है। यस, एंड ऐसी कहानियां बहुत इंस्पायर करती हैं, और कहीं ना कहीं एक शक, एक ट्रस्ट फैक्टर जो कम होता जा रहा है, इसको ख़त्म भी किया जा सकता है धीरे धीरे। मुझे लगता है कई रिलेशंस खराब होने के कहीं ना कहीं वजह ट्रस्ट है, बिकॉज आने वाले टाइम पे, बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग, आज के टाइम पे एप्लीकेशंस बहुत हो गए हैं, लोगों का मिलना जुलना बहुत ज़्यादा है, लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है, काफ़ी कुछ बदल चुका है। जो एक मेन वजह बन चुकी है ट्रस्ट फैक्टर का, लोगों को ट्रस्ट नहीं है, हस्बैंड को बीवी पे ट्रस्ट नहीं है, वाइफ को हस्बैंड पे ट्रस्ट नहीं है, माँ बाप को बच्चों पे ट्रस्ट नहीं है, बहुत सी चीज़ें बदल रही हैं, और ये कहीं ना कहीं फिर एक फैक्टर सामने आता है। सर, एक एज अ करियर मैं आपसे समझना चाहूँगा, बिकॉज हमारे काफ़ी यूथ जनरेशन हैं जो अभी इस एपिसोड को देख रहे होंगे, डिटेक्टिव एज अ करियर कैसा है आपके अकॉर्डिंग? तो ऑब्वियसली इट्स वंडरफुल, बिकॉज आपने 25-30 साल दिए इसमें। एक नई जनरेशन अगर इस फील्ड को अपनाना चाहता है और वो अपना एक करियर इस फील्ड में बनाना चाहता है, व्हाट आर योर सजेशंस ऑन दैट? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये कैरियर तो बहुत अच्छा है और अनटैप्ड कैरियर है। यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं हैं अभी। धीरे धीरे समस्याएं हमारे समाज में, देश में बढ़ रही हैं, और डिटेक्टिव्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, फील्ड एजेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो स्कोप तो बहुत है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। अब कौन लोग इस फील्ड में एंट्री ले सकते हैं, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि 3 क्वालिटीज़ जो एक इंसान में, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, उसमें होनी चाहिए इस फील्ड में आने के लिए। पहला, उसको ब्रूटली ऑनेस्ट होना पड़ेगा उसको, क्योंकि ऑनेस्टी का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं इसमें। बिल्कुल। आप जैसे ही आप झूठ बोलना शुरू करेंगे, जो आपका टीम लीडर है, जो आपका कमांडर है, उसको पता चल जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि वो तो खुद ही डिटेक्टिव है, ठीक है ना। तो उसने अपने 10-15 साल दिए होंगे कहीं पे। मान लो मेरा कोई सुपरवाइजर है, तो वो टीम 5-6 लोगों की लीड कर रहा है, तो मैंने उसको सुपरवाइजर कब बनाया? जब उसका 8-10 साल का, 15 साल का कैरियर मेरे साथ काम करते हो गया, तभी मैंने उसको प्रमोट करके टीम लीडर या सुपरवाइजर बनाया। तो उसकी नजर भी वैसी होगी कि एक नया बंदा जब झूठ बोलेगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमें झूठ बोल रहा है। और हम क्या करते हैं, हम उसको झूठ बोलने का मौका देते हैं कि भाई बोल, कितना बोलेगा। तो हम उसकी हद देखते हैं कि भैया बोल 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 बोल, ठीक है। लेकिन उस समय हम क्या करते हैं कि जैसे ही हमें पता चलता है कि ये झूठ बोलना शुरू कर दिया है, उसको हम जो हमारे पास फ्रेश केस होते हैं वो देना बंद कर देते हैं। ओके, उसको नहीं पता होता, लेकिन उसको देना बंद कर देते हैं। अच्छा, ठीक है। अब उसको हम कौन से केस देते हैं? जो या तो पहले इन्वेस्टिगेट हो चुके हैं, या बहुत पुराने केसेस हैं, या हमें लगता है कि इंफॉर्मेशन अगर रिवील भी करेगा तो कोई नुकसान नहीं है इसमें, कुछ ऐसे केसेस देंगे। और वहां पे हम ऐसे हालात पैदा करेंगे कि हम इसके बारे में जान सके कि ये सच्चा है, झूठा है, क्या कर रहा है ये, ठीक है। उसमें उसकी ऑनेस्टी भी समझ में आ जाएगी, वो कितनी बेईमानी कर सकता है वो भी समझ में आ जाएगा, कितना हद तक गिर सकता है वो भी समझ में आ जाएगा। तो जो जासूस कंपनी चला रहा है, जो जासूस एक जगह पे बैठा हुआ है, वो सब जानता है, उसको सब पता है, वो अपने बंदों पे भी समटाइम नजर रखता है, क्योंकि उसको अपने क्लाइंट की प्राइवेसी को इंटैक्ट रखना है। क्योंकि समटाइम जो मेरे फॉरेन क्लाइंट्स हैं, हमारे साथ एनडीए साइन होता है, उनका नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन होता है, और उसमें बहुत मोटे मोटे क्लॉज होते हैं कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन इधर उधर हो गई तो वो मेरे को बर्बाद कर सकते हैं, मेरे पे अच्छा खासा फाइन कर सकते हैं, जो कि मैं नहीं चाहूंगा। तो इसलिए जो मेरी टीम होगी वो भी वैसी ही होगी कि कुछ दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले ईमानदारी है, दूसरा पैशन है। अगर पैशन नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। सिर्फ पैसे के लिए जो लोग आएंगे इसमें, वो नहीं काम कर सकते। या सिर्फ एक जॉब की जरूरत है तो वो नहीं काम कर सकते। जिनको लगता है कि उनको डिटेक्टिव बनना है, जिनको लगता है कि इस फील्ड में ही आना है, इस फील्ड के अलावा उनका कोई फ्यूचर नहीं है, या वो फ्यूचर देख ही नहीं रहे, तब वो काम कर सकते हैं। ओके, ठीक है ना। और तीसरा, हार्ड वर्किंग चाहिए। अब कई बार आपको 3-3, 4-4 दिन तक जगना पड़ता है,
हो सकता है 2 घंटे ही नींद देनी पड़े आपको, ठीक है ना। हो सकता है आपको पूरी रात जागना पड़े, फिर अगले दिन भी काम करना पड़े। आप ऐसे मिशन पे निकले हो, यहाँ पे आप बंदे को फॉलो कर रहे हो कंटिन्यूसली, ठीक है ना, और उसको कंटिन्यूसली आपको देखना है, क्योंकि बंदा कब सो रहा है कब जग रहा है आपको नहीं पता, लेकिन आपको उसको वॉच करना है, ठीक है। तो हार्ड वर्किंग चाहिए इसके लिए, डेडिकेशन चाहिए। तो ये 3-4 क्वालिटीज अगर किसी में हैं तो मुझे लगता है कि उसको आजमा लेना चाहिए। 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, इंटर्नशिप वो करें और करके देखें कि वो कितना काम कर सकते हैं, ये फील्ड उनके लायक है या नहीं है, या वो इस फील्ड के लायक है या नहीं है। तो अगर वो पास होते हैं, वो अपने आप को समझते हैं कि फिट हो गए हैं इसमें, तो वो काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपकी कंपनी डिटेक्टिव गुरु इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है? जी जी। ओके। पैन इंडिया लोकेशन से आप कहीं से? पैन इंडिया लोकेशन से। ओके सर, यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है कि सपोज इफ माई वाइफ और माई हस्बैंड इज चीटिंग ऑन मी, मेरे साथ वो चीट कर रहा है, मैं उस चीज़ को कैसे समझ पाऊंगा? इज देयर एनी साइन? देखिए, जब हस्बैंड एक साथ रहते हैं तो उनको बहुत अच्छे से एक दूसरे के बारे में पता होता है, उनकी डेली रूटीन के बारे में पता होता है, उनको कब खाना खाना है, कब ब्रेकफास्ट करना है, वो सारी चीज़ें पता होती हैं। बेसिकली जब किसी अपोजिट सेक्स का मतलब वाइफ या हस्बैंड का कोई पैटर्न चेंज होता है, तो उससे दूसरे पार्टनर को पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। तो पैटर्न चेंज हो गया तो समझ लो कि कुछ ना कुछ फिशी चल रहा है। ओके, पैटर्न चेंज इज द आंसर। ओके, परफेक्ट। सर, एक और क्वेश्चन आता है मेरे पास। एज आई एम रनिंग माई ओन कंपनी, मेरे पास एक कंपनी है, मैं एक कंपनी का ओनर हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मेरे टीएल, मेरे मैनेजर्स वो मुझसे झूठ बोल रहे होते हैं, या मेरे एम्प्लॉयज़ मेरे साथ झूठ बोल रहे होते हैं। क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें मैं समझ पाऊँ या मैं पकड़ पाऊँ कि यस दिस इज लाई? आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो आप जो फील्ड वाले हैं उनमें आप उनके मोबाइल पे ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फील्ड एजेंट के लिए ऐप आते हैं जिसमें उनकी लोकेशन भी आपको पता चल जाती है, उनकी वर्किंग आवर्स भी पता चल जाते हैं, और उनकी माइलेज वगैरह मोटरसाइकिल वगैरह की क्या है वो भी पता चल जाती है। जो ऑफिस के लोग हैं वो कितना काम कर रहे हैं उसके लिए भी अलग से सॉफ्टवेयर्स आते हैं, तो वो इंस्टॉल किए जा सकते हैं, और जो कंपनीज़ हैं, बड़ी कंपनीज़ है, वो इंस्टॉल करती हैं ताकि उनको मैप किया जा सके कि वो उनके जो प्रोडक्टिव आवर्स हैं वो कितने हैं। ओके, वंडरफुल। सर, मेरे पास अभी एक क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर आपसे चाहूँगा आप सिर्फ यस और नो में दें, हाँ और ना में। क्या कॉलेज को एक डिटेक्टिव की ज़रूरत है? यस। क्या पॉलिटिशियन को डिटेक्टिव की ज़रूरत है? यस। क्या एक स्टार्टअप ओनर को ज़रूरत है? 100%। क्या एक शादीशुदा फैमिली में उसकी ज़रूरत है? यस। क्या एक माँ बाप को ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे लगता है इन 5 आंसर के बेस पे आई गेस हर किसी को ज़रूरत है। यस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर हमारे शो में आने के लिए। इट वाज रियली ग्रेट सेशन, और मैं बोलता हूँ कि काफ़ी चीज़ें हमें पता लगी, काफ़ी ऐसे पॉइंट्स हमें पता लगे जो आज तक शायद हमारी नज़रों के सामने था बट हम उसे देख नहीं पा रहे थे। जी जी। और मैं एक बार चाहूँगा जिन्होंने भी ये पूरा एपिसोड देखा होगा, कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है, जो आपको समझने की ज़रूरत है। एंड इन केस इफ़ यू नीड एनी सर्विस, डेफिनेटली डिटेक्टिव गुरु इज़ हियर, यू कैन गेट इन टच विद देम। आपको बहुत ही कमाल की सर्विस मिलेगी। करियर के ऊपर भी हमने बात किया, करियर की अपॉर्चुनिटीज़ कैसी है, इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ कैसी है, हमने वो भी बात की। सो दिस इज़ रियली अ रेयर एंड रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ वर्क। इफ स्टिल यू हैव इंटरेस्ट एंड अगर आप चाहते हैं कि इस फील्ड में आपको आना है, देन डिटेक्टिव गुरु इज विद अस। वंस अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।